लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए कनाडा ड्रीम कंट्री है, क्योंकि यहाँ नेचर से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर तक का एक्सपोजर है। नेचर में लेक्स, माउंटेन्स और सीनिक व्यूज हैं। और अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो यहाँ हर बड़ी कंपनी के ऑफिसेज हैं। और इससे ये तो पता लग गया कि कनाडा किसका ड्रीम नहीं होगा। तो इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए हमें एक इमिग्रेशन लॉयर की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ है आस्क अवर इमिग्रेशन से एरा जुनेजा, जो कि वन ऑफ द टॉप इमिग्रेशन एजेंट है ऑल ओवर जीटीए में। आज जो इनके साथ बातचीत हुई है, अगर आप उसको एक बार देख लें तो आपके जो मेजर डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपका अगला 1 घंटा आपकी लाइफ बदल देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कनाडा मूव इन होना आपको लगता है कि वो वर्थ इट है इस टाइम के ऊपर? देखो, आज के टाइम पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हमेशा से कनाडा जो इंडिया में रहने वाले स्पेशली पंजाबी हैं, उनका एक ड्रीम रहा है। ना कि पंजाबी आज के टाइम में हरियाणा से, राजस्थान से, साउथ इंडिया से, सब जगह से लोग आ रहे हैं। और लेकिन आज जो कि पूरे वर्ल्ड में ही रिसेशन भी कह सकते हैं, इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, सबको इफेक्ट कर रहा है, तो वो कनाडा को भी इफेक्ट कर रहा है। बट इट डजंट मीन कनाडा की वैल्यू कम हो गई है। कभी हमने भी वो ड्रीम देखा था, हम भी इमिग्रेंट आए थे, हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है, हार्डवर्क भी किया है। और आज के टाइम में भी जो आ रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि उनको अचीवमेंट नहीं मिल रही है। अचीवमेंट भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रही है, और वो बहुत ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम 1% देखें तो लक भी मैटर करता ही है। टोटली। सो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बेसिक सोल्यूशन है कि एज अ स्टूडेंट अगर हम कनाडा में एंटर हो रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। तो आपको लगता है कि वो इस टाइम पे बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए? देखो, मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट से अच्छा कोई भी पाथवे नहीं है कनाडा में एंटर करने का। मैं खुद एज अ परमानेंट रेजिडेंट ही एंटर की थी विद फैमिली, बट मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट से बेटर कोई पाथवे नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का शॉर्टकट लेते हैं ना, तो वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, अगर आपकी कनाडा डायरेक्ट पीआर होती है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। आज के टाइम में भी हेल्थ केयर, ट्रेड्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है जो इन डिमांड में है, टारगेटेड में है, और उसमें डायरेक्ट पीआर भी आ रहे हैं लोग। बट स्टूडेंट ये ऐसा स्टेज होता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है ना, वो ग्रोइंग एज में होता है, वो हर स्ट्रगल एक्सेप्ट कर सकता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे ही सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने, मेंटल हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए सक्सेसफुल नहीं होते। तो स्टूडेंट जो होता है, वो उसको हर स्टेप पता होता है कि हमें कैसे सरवाइव करना है, हमें कैसे जॉब करनी है, हमें अपनी करियर किस तरह से बनाना है। राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट एक बेस्ट पाथवे है, आपको कोई शॉर्टकट की जरूरत भी नहीं है। परफेक्ट। सो जैसे कि अभी वैंकूवर ने कैप लगाया कि इतने बच्चे एंटर करने देने हैं या कैसे भी, तो आपको लगता है कि आने से पहले उनको प्रोविंस टारगेट करना चाहिए? देखो, आने से पहले डेफिनेटली आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं। हमारे पास भी बच्चे आउटसाइड कनाडा से हमें कांटेक्ट करते हैं, तो हमें पहले ही पूछते हैं या तो हमें आरएनआईपी एरिया में भेजो या हमें एआईपी एरिया में भेजो, जहाँ पे हमारी पीआर ईजी हो जाए। डेफिनेटली उसके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि इन फ्यूचर आपको करना क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टडी, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, इन टर्म्स ऑफ योर पीआर एंड इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो। अगर आप प्लान आउट करोगे ना, तो आपके लिए ग्रो करना, सर्वाइव करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो आपको लगता है जैसे कोर्स अभी लेके आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब, आपको लगता है कि उसमें कुछ चीज अच्छी है या उनको कोई प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए? देखो, मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनका वे होता है कि हमें सिर्फ स्टडी पीआर के लिए लेनी है। अगर हम सिर्फ स्टडी पीआर के लिए लेंगे ना, तो वहां पे ही वो मात खाते हैं। राइट? तो अभी कई लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं कि जैसे पीएसडब्ल्यू कर लो या नर्सिंग का कुछ कर लो, उसमें आप क्या? देखो, मैं किसी भी लॉयर पे नहीं जाऊंगी, मैं किसी भी कंसल्टेंट पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पीएसडब्ल्यू है तो उसे ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचो, बैक होम में आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यहाँ पे आप पीएसडब्ल्यू है, तो आपको स्टडी परमिट ही नहीं मिलना। ठीक है, उसके बाद वर्क परमिट पे आप एलिजिबल हो भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। पर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि राइट डायरेक्शन आप हमारे पे मत जाओ, आप किसी और कंसल्टेंट की मत सुनो, हमारी मत सुनो। आप वेबसाइट पे देखो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो।
ओके सो जैसे कई स्टूडेंट्स काम इतना कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये नहीं है कि हमारा सेमेस्टर ड्रॉप हो रहा है या हम फेल हो रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है उनके लिए वर्क परमिट अचीव करना या इट्स ऑल देखो, नॉर्मल? मैं वैसे अपने क्लाइंट्स की चाहे वो जो मर्जी हो, मैं उनके सिनेरियोज एक्सप्लेन नहीं करती, बट बच्चे ऐसे हैं जो आते ही उनका मेन फोकस जॉब होता है और स्टडी ड्रॉप किए को 1.5-2 साल हो गए, वो एक तरह से बहुत गलत है। बेसिकली वो इलीगल है, क्योंकि वो आए इंटेंशंस लेके थे कि हमें स्टडी करनी है, स्टडी को साइड में रख के कैश पे जॉब्स कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि आप पहले से ही अपना रास्ता छोड़ के गलत रास्ते पे चल चुके हो, तो वो उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके सो जैसे एक चीज़ है कि हम स्टूडेंट के टाइम पे सिर्फ 20 आवर्स और मे बी 24 अगर हो गए हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, तो हम काम कर सकते हैं, राइट? लेकिन जो बच्चे खुद से ड्रॉप लेते हैं उनको वो लेना चाहिए, उनका वर्क परमिट में इशू आता है इस चीज़ से या ऑल ओके फॉर दैट? लेट मी टेल यू, अगर ड्रॉप 2 सेमेस्टर्स के बाद लिया जाए ना, चाहे वो कॉलेज दे चाहे वो स्टूडेंट अपनी मर्जी से ले, वो एक्सेप्टेबल होता है। बट अगर सपोज करो कि बच्चा स्टडी के बीच में अनऑफिशियल गैप ले रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इमिग्रेशन भी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती है, मोर ओवर आपको वर्क परमिट्स में भी इशू आते हैं। वर्क परमिट कैसे, लाइक कि वो कम हो जाता है या फिर वो नहीं, मिलता ही अगर है? अगर आपके अनऑफिशियल गैप हो या आप स्टडी के बीच में पार्ट टाइम होते हो, तो वो आपको वर्क परमिट नहीं देते। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर पार्ट टाइम होता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर, और ये सब कुछ IRCC की वेबसाइट पे मेंशन्ड भी है। सो IRCC ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि वो 24 आवर्स इस फॉल से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अभी तक आप वेबसाइट पे देखेंगे तो उन्होंने 20 आवर्स ही लिखा हुआ है। जिस दिन से वो मेंशन करेंगे 24 आवर्स, उसके बाद ही 24 आवर्स जॉब करनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन अफेक्ट योर करंट स्टेटस ऑल्सो। परफेक्ट। ओके सो जैसे कि कई स्टूडेंट्स आते हैं पहले स्टडी परमिट के ऊपर, कोर्स कोई और लेके आते हैं, कॉलेज कोई और लेके आ रहे हैं, वो आके चेंज कर देते हैं। ये भी एक नया रूल आया है कि पॉसिबल नहीं है, तो उसमें आपको लगता है कि इट्स अ गुड सॉल्यूशन टू डू दैट थिंग? और देखो, ये सॉल्यूशन या एक क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने कॉमर्स में स्टडी करी, बट आपका शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं था कॉमर्स में, तो वो तो एक आप जबरदस्ती कर रहे हो ना। कहते थे कि पुराने जमाने में पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उन्होंने कह दिया डॉक्टर बनना है तो जबरदस्ती डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, चाहे हम उसमें सर्वाइव करें चाहे ना करें। अगर उन्होंने बोला लॉयर बनना है तो हमें लॉयर ही बनना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। कई बार बैकग्राउंड ऐसा होता है जो आपके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं देता और आपको ग्रो नहीं करने देता, बट हमेशा स्टडी वो करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ओके सो इंटरेस्ट तो चलो हमने सपोज करो कोर्स आके ले लिया, राइट? अभी हमें लग रहा है कि इट्स नॉट गुड, तो अगर हम चेंज कर रहे हैं उसका इन फ्यूचर PR पाथवे में कोई इफेक्ट है या? देखो, आज तक हजारों बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेजेस भी चेंज किए हैं, जिनको स्टडी परमिट्स भी एक्सटेंशन मिले हैं, जिनको वर्क परमिट्स भी मिले हैं और फाइनली उनको PRs भी मिली है। तो ये चीजें जो हैं वो इफेक्ट नहीं करती अगर आप स्टूडेंट हो और स्टडी कर रहे हो। आप अगर अनऑफिशियल ड्रॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इफेक्ट इट। ओके सो जैसे कई आते हैं, जैसे विजिटर पे आ रहा है कोई, तो वो स्टडी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी क्या क्या वो है, लाइक पॉलिसीज की हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? कोई GIC भी होती है या कुछ और चीज़ें, क्या वो है? ओके सो जो स्टूडेंट्स विजिटर पे आते हैं ना, उनको प्री रिक्विजिट करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली विजिटर टू स्टडी का कोई ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, आपको स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा से ही अप्लाई करना होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्री रिक्विजिट कोर्स करते हो उसके बेस पे आप स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए ना तो आपको कोई GIC शो करनी पड़ती है, हाँ आपको 1 सेमेस्टर की फीस जरूर शो करनी पड़ती है। ओके तो वो वर्क नॉर्मल जैसे एक स्टूडेंट कर रहा है? हाँ जी, वो इनसाइड कनाडा की तरह नॉर्मल वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर गेटिंग स्टडी परमिट। ओके सो जैसे विजिटर आ रहे हैं, जैसे बॉर्डर पे उनको पूछा गया, तो कैन दे चेंज इनटू वर्क परमिट और दे कांट? बेसिकली अभी तक तो बहुत लीनियंट थे कि विजिटर जो आ रहे थे वो वर्क परमिट में अप्लाई भी कर रहे थे, LMIA भी ले रहे थे, स्पाउसल पे भी जा रहे हैं। स्पाउसल पे जा रहे हैं अगर जेन्युइन है सब कुछ, फाइनेंशियली एवरीथिंग इज ओके, कोई इशू नहीं है। LMIA ले रहे हैं क्योंकि LMIA में स्कैम्स भी बहुत शुरू हो गए हैं, तो और ज़्यादातर ये है कि एम्प्लॉयर्स एक्चुअल जॉब्स तो देते नहीं हैं। ठीक है, तो इस वजह से कंप्लेंट्स बहुत जा रही थी इमिग्रेशन में, क्योंकि वल्नरेबल वर्क परमिट बहुत लग रहे थे। वल्नरेबल वर्क परमिट वो होते हैं जब आप अपने वर्क प्लेस से परेशान होते हो, आपको या तो आवाज नहीं मिल रहे हैं या वहां पे आपको हरास किया जा रहा है, तो उसलिए आप वल्नरेबल ओपन वर्क परमिट में अपने क्लोज्ड वर्क परमिट को कन्वर्ट कर सकते हो। जब वो ये एप्लीकेशंस बढ़ने लगी तो इमिग्रेशन कैन सी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। कैनेडियंस और PRs उनको जॉब नहीं मिल रही,
तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक्शन उन्होंने लेना था। जो जो पॉलिसी क्लोज होनी थी फरवरी 2025 में, वो अगस्त में ही क्लोज कर दी गई है। तो अब आपको वर्क परमिट के लिए, LMIA बेस्ड वर्क परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते विजिटर्स, उनको बॉर्डर पे ही जाना पड़ेगा। बॉर्डर पे उनको प्रॉपर इंटरव्यू देना पड़ता है। तो वो रिफ्यूजी से टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, राइट? रिफ्यूजी इज टोटली डिफरेंट। रिफ्यूजी तो क्या सीन है कि आप अपने होम कंट्री में सेफ नहीं हो, आपके पास थ्रेट्स हैं, आपको लाइफ के लिए थ्रेट्स हैं, तो आप उसको लेकर अपना वर्क परमिट भी अप्लाई करते हो और लेटर ऑन आपकी PR भी चलती है। अगर आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपकी PR एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। कई स्टूडेंट्स वर्क परमिट लाइक 1+1 कोर्स करते हैं तो उनको 3 years वर्क परमिट मिलता है। 100% मिलता है, Right. 100% मिलता है। पर बहुत सारे बच्चे हमारे पास वो भी आते हैं कि मैम हमने अप्लाई किया था, हमें 1 साल का वर्क परमिट मिला है, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उसके बाद हम दोबारा भी अप्लाई करते हैं तो हमें वही जो 1 साल का मिला था, हमें 3 years के मिले भी हैं। ओके, कोई एग्जांपल है उसकी जो उसको वर्स्ट सिनेरियो हो सबसे किसी के देखो साथ? वर्स्ट सिनेरियो तो नहीं है, बट हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आए हैं। ये हमारा हर इनटेक का एक कुछ ना कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि 1 year का वर्क परमिट लेकर आते हैं या 1.5 year का वर्क परमिट लेकर आते हैं, उन्होंने खुद अप्लाई किया होता है। बट देखो वो प्रोफेशनल्स तो है नहीं, हम करते हैं दिन में 5-7 एप्लीकेशन, उन्होंने करनी है अपने लाइफ में 1 एप्लीकेशन, तो उनकी कुछ ना कुछ कमी की वजह से उनको कम टाइम का मिलता है। उसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उन्हें 3 years का मिल जाता है। ये तो दिस इज अ कॉमन सिनेरियो। तो दे कैन रीअपील फॉर दैट थिंग, राइट? या इट्स नॉट अपील, इट्स अ रिक्वेस्ट कि हमारे एप्लीकेशन में हमें वर्क परमिट कम टाइम का मिला है, बल्कि हम एलिजिबल हैं 3 years के लिए, तो उन्हें मिल जाता है। ओके, तो जब हम स्टडी खत्म करते हैं तो हम कब से मतलब काम स्टार्ट कर सकते हैं? अप्लाइड स्टेटस का क्या प्रोसीजर? बेसिकली जब आप स्टूडेंट, आपकी स्टडी फिनिश हो जाती है, जब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या कंप्लीशन लेटर आ जाती है, यू आर नो मोर अ स्टूडेंट। आपकी स्टडी तो फिनिश हो गई, बट आपका वर्क परमिट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है? आप उस मिडल टाइम में काम नहीं कर सकते। जिस दिन से आपका वर्क परमिट अप्लाई हो गया, उस दिन से आप मेंटेन्ड स्टेटस पे आ जाते हो वर्क परमिट के, और आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो। और आपका एक्सपीरियंस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एक्सपीरियंस आपकी PR के लिए काउंटेबल होता है। ये हर बच्चे का क्वेश्चन है, हर इनटेक में एवरी डे 5-7 कॉल्स आती हैं कि मैं काम कब से स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस काउंटेबल है कि नहीं है। परफेक्ट। जैसे अभी स्पाउस का दिक्कत चल रहा है, वो काम नहीं कर सकते या कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? स्पाउस का देखो, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे एप्लीकेंट हमेशा काम कर सकता है, क्योंकि वो ओपन वर्क परमिट पे है, उसके पास कोई ना तो कैप है आवर्स की और ना उसको कोई बाउंडेशंस है। बट हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं वर्क परमिट पे, वो हमेशा ध्यान रखनी होती है। वो 2-3 कंडीशंस होती हैं। ओके, जैसे कि अभी स्टूडेंट अगर अपने स्पाउस को बुला रहा है एज अ स्टडी परमिट के ऊपर, तो उनका वो भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या फिर कोई एक्सेप्शंस हैं उसके लिए भी? देखो पहले से जो भी स्टूडेंट कनाडा में है, DLI में है, पब्लिक कॉलेज में है, वो अपने स्पाउस को बुला सकता था। लेकिन इस साल से इनिशियली इन्होंने कुछ चेंजेस लेकर आए हैं ये, क्योंकि कनाडा में वर्कर्स इतने थे और कैनेडियंस के पास जॉब नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं या तो वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या कुछ लिमिटेड बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। ओके, जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं तो अपने स्पाउस को कब और कैसे बुला सकते हैं फिर? अगर स्टडी फिनिश हो गई है, सपोज करो कोई स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे डिप्लोमा में है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स में है, तो वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकता। जब उसकी स्टडी फिनिश हो जाती है तो वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद वो अपने स्पाउस को बुला सकता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें आप जो स्पाउस कनाडा में है जिसने स्टडी फिनिश की है, उसके जॉब के रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके फुल टाइम उसके पास जॉब होनी चाहिए। आज के टाइम में कोई टीयर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फुल टाइम जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करके वो अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करवा सकते हैं। अगर वो अपने स्पाउस को एज अ विजिटर पे बुला रहे हैं, तो अगर वो विजिटर को वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अगर डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट कोर्स में हो, आप स्पाउस का वर्क परमिट चाहे इनसाइड कनाडा है चाहे आउटसाइड कनाडा है, नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सपोज आप स्टूडेंट हो, आपने 1 साल की स्टडी कर ली, अब आप नेक्स्ट ईयर की कर रहे हो, आपका स्पाउस ऑलरेडी यहाँ पे आपके साथ पहले आ चुका है, ठीक है? अब आप एक्सटेंशन ले रहे हो और अब आप स्पाउस का एक्सटेंशन लेना चाहते हो, येस यू आर एलिजिबल, क्योंकि ये पॉलिसी से पहले का स्पाउस आया हुआ है। ओके, सो मैंने एक लॉयर से सुना था कि बिना LMIA और बिना PNP के प्रोसेस से हम अपने विजिटर को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते?
बेसिकली ऐसा नहीं होता, या तो आपका स्पाउस कनाडा में हो और उनका वो स्टेटस हो जिसके बेस पे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लग जाता है, तब तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ओके जैसे कि विजिटर वीजा पे रिफ्यूजल आ जाती है, या फिर अगर स्पाउस पीआर है उसके बाद हम प्रोसेस करें उसकी रिफ्यूजल आती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है इसके आगे? वैसे तो अगर स्पाउस पीआर है, आपकी पीआर एप्लीकेशन लग गई है तो क्वेश्चन मार्क होता नहीं है, बट अगर उन्हें डाउट होता है कि ये जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, उसके बेस पे वो रिफ्यूजल दे सकते हैं कि ये इमिग्रेशन का स्टेटस लेने के लिए ही एप्लीकेशन लगी है। अभी इन दिनों में हमने बहुत सारे स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लगाए हैं और उनके बेस पे हमने विजिटर भी लगाए हैं। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा हो गया कि पीआर पहले आ गई, विजिटर अभी अप्लाइड ही है, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके विजिटर अप्रूव भी हो गए। कोई इंसिडेंट जो सबसे मुश्किल से उनका सॉर्ट आउट हुआ हो इसके रिगार्डिंग स्पाउस केस में? नहीं, ऐसा टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ है। ओके जैसे कि सपोज एक स्पाउस की स्टडी परमिट खत्म हो गई है, तो वो अपनी वर्क परमिट की एक्सटेंशन खुद डाल रहे हैं, क्या वो अपने हस्बैंड की भी साथ में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? देखो, मतलब जब भी PGWP का टाइम आता है ना, साल में 3 बार आता है, तो हमेशा ऐसे केसेस आते हैं कि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई किया, साथ में मैंने अपने स्पाउस का भी कर दिया, मेरा तो अप्रूव हो गया, मेरे स्पाउस का रिफ्यूज़ हो गया। ये बहुत कॉमन सिनेरियो है जो हमारे पास आता है। बेसिकली जब आपकी स्टडी फिनिश होती है, पहले आपको अपना वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, स्पाउस का साथ में नहीं करना होता। जब आप अपना करते हो, उसके बाद अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, उसके बाद स्पाउस का करना होता है, क्योंकि पहले आपको कंडीशंस मीट करनी है कि आप यहाँ पे किस बेस पे हो, उसके बाद स्पाउस का करते हो। अगर आप एक साथ में करोगे तो वो ग्रांट नहीं करेंगे। ओके तो जब हमारा सपोज करो स्टडी परमिट खत्म हो गया, तो स्पाउस तब तक काम कर सकता है? जैसे हमें तो रुकना ही होता है कि वी कैंट वर्क। स्पाउस का जब तक ओपन वर्क परमिट है, उस पर कोई बैरियर नहीं है, उस पर कोई कंडीशंस नहीं है, क्योंकि ओपन वर्क परमिट और स्टडी परमिट में बहुत डिफरेंस होता है। स्टडी परमिट तो आपका बेसिकली स्टडी फिनिश हो गई, यू आर नो मोर अ स्टूडेंट, बट ओपन वर्क परमिट की कंडीशन तो पहले भी सेम थी और आगे भी सेम है। जब कंडीशंस सेम है ना, तो आपको कोई चेंजेस की जरूरत नहीं होती है। ओके चलो चलते हैं पीआर के ऊपर, राइट? पीआर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टडी भी हो गई, वर्क परमिट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपको क्या लगता है 12th क्लास करके जो बच्चा आया है वो पीआर आज के टाइम पे ले सकता है या नहीं ले सकता? देखो, अब मैं आपको 12th क्लास वालों की बात बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि +2 के बाद बहुत इजीली पीआर भी ले रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रेड 12 के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। वो बच्चे की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, वो उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब हम देखें कि मेरे पास अभी एक क्लाइंट है जिसने 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया और 8777 थे, ठीक है, तो 450 स्कोर बन गया। और जब बच्चा इतना एलिजिबल होता है ना, तो समटाइम्स उसको एम्प्लॉयर भी अच्छे मिल जाते हैं जो कि LMIA सपोर्ट करते हैं, तो उनको 500 स्कोर बन जाता है, विच इज़ नॉट बैड। 8777 एक गोल्डन स्कोर होता है। अगर उससे +2 वाला बच्चा निकलता है तो उसको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और हमने कितने बच्चे हैं जिनकी पीआर करवाई है। मेरे पास खुद के पास मेरी एम्प्लॉई है जिसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो गया, 8777 भी आ गए हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और कई ऐसे हैं जिनके पास 8777 भी है। मैं अपने क्लाइंट्स की ही बात कर रही हूँ। कितने बच्चे हैं जो या तो किसी टारगेटेड में हैं या स्किल ट्रेड में भी है +2 वालों के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जो आजकल टाइम का सिनेरियो है, जितने स्ट्रगल बच्चों को करनी पड़ रही है, मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है कि बैचलर्स करके आना चाहिए बच्चे को। अगर वो बैचलर्स करके आते हैं तो उनके लिए पीआर तो ईजी होती ही है, बट वो ना थोड़े मैच्योर भी होते हैं कंपैरेटिवली। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये कोई किसी के लिए +2 वालों के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है कि, क्योंकि हमारा काम है। अगर हमें +2 वाला बच्चा कहेगा कि हमें स्टडी वीज़ा लगवाना है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं मत आओ। अगर कह देंगे तो वो कहेंगे हमें ये क्यों गलत गाइड कर रहे हैं, बच्चे तो जा ही रहे हैं। जब उन्हें यहाँ पे आके सिनेरियो पता लगता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। आपको लगता है कि अगर बैचलर करके कोई बंदा आया है, उसके स्कोर ज्यादा अप जा रहे हैं? मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ। पीछे कुछ दिन पहले मेरे पास 2 लड़कियां कंसल्टेशन के लिए आई थी। +2 वाली थी, स्टडी फिनिश किया, वर्क परमिट जस्ट आया ही था। मैंने उनको पीआर की जो भी कंसल्टेशन देनी थी दी, उन्हें ऑप्शंस बताई, PNP की स्ट्रीम्स बताई, वो सब कुछ उन्होंने सुन के मुझे लास्ट में पता है क्या बोला? मैम, ये जो पेपर पे लिखी है ना स्ट्रीम्स, ये प्रैक्टिकल नहीं है।
मतलब कि उनका कहने का मतलब था कि पेपर पे लिखना तो कि आपको हर जगह एम्प्लॉयर की जरूरत है, पेपर पे लिखना तो इजी है, जो प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि जॉब्स मिलनी बहुत डिफिकल्ट है। और वो कई बार चीज़ें ना आपके माइंड पे स्ट्राइक करती हैं, वो बिल्कुल सही बात थी कि हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप इस प्रोविंस में चले जाओ, यहाँ पे PR इजी है, AIP RNIP वट कि हम उन्हें गाइड तो कर देते हैं, बट प्रैक्टिकली जब वो स्ट्रगल करते हैं ना जॉब्स के लिए, सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही होता है। जैसे अभी कई बच्चे हैं कि सपोज मेरा आज वर्क परमिट आया, मैंने प्रोविंस चेंज कर दिया, तो प्रोविंस चेंज करना सही है या फिर यहाँ ओंटारियो में रहकर ही कुछ करना चाहिए? देखो, प्रोविंस चेंज करना कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है अगर आपको जॉब मिल रही है तो, ठीक है। अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 4 महीने से बैठे हैं, मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जिनके PGWPs मैंने किए हैं, 6 महीने से बैठे हैं बट जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट में आके कहते हैं कि अब हमें ओंटारियो में कोई ऑप्शन देखना है, हम वापस आ रहे हैं, बिकॉज बीइंग अनएम्प्लॉयड इज़ वेरी डिफिकल्ट इन कैनेडा, राइट। तो इसलिए बेटर होगा कि प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जज किया जाए। +2 वालों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। और कल मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया, कहता कि मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो गया। मैंने कहा बट जो लैंग्वेज स्कोर है ना वो कम है, क्योंकि इस लैंग्वेज स्कोर पे, क्योंकि उसके पास कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है ओंटारियो का, मैंने कहा इस लैंग्वेज स्कोर पे आज के टाइम में ड्रॉज नहीं आ रहे, क्योंकि लास्ट टाइम ड्रॉ 400 से 435 गया, उससे लास्ट टाइम 408 से 435 गया, जो कि पहले से लास्ट ईयर जो था 350 अबव था, उससे लास्ट ईयर 250 अबव था। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स उस स्ट्रीम की तरफ जाते हैं ना, तो सभी कैंडिडेट्स को तो वो इन्विटेशंस नहीं दे सकते, राइट। तो वो अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। अब वो बच्चा कहता है मेरे को मैं इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकता, ठीक है। अब वो जब इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, हम तो उनको वे बता सकते हैं, हम घर पे जाके PR नहीं करा सकते। ऑब्वियसली ये तो है। तो जैसे कि अभी उनको PR के लिए कुछ करना है, तो उनको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? जैसे वो वर्क परमिट पे आज आ गए, तो उनको कैसी जॉब ढूंढनी चाहिए जो +2 पे आया है? देखो, जो +2 पे आया है, या तो उन्हें किसी ना किसी टारगेटेड की तरफ जाना चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री में भी 6 स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि आप टारगेटेड की तरफ जा सकते हैं। और आज के टाइम में अगर आप फ्रेंच कर सकते हो ना, आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हो कि आप फ्रेंच कर सको, तो इससे बड़ा ऑप्शन नहीं है कोई, क्योंकि फ्रेंच वालों के लिए ड्रॉज दे रहे हैं वो, ना कि डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में, बल्कि OINP भी फ्रेंच स्ट्रीम में ड्रॉज देती हैं। तो उनके पास डबल ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि हम ओंटारियो में हैं तो हम स्पेसिफिकली ओंटारियो के लिए भी टारगेट करते हैं। फेडरल के भी ड्रॉ आ रहे हैं और ओंटारियो के भी ड्रॉ आ रहे हैं। आज जैसे फ्रेंच का भी आप बोल रहे हो, तो उसमें कौन सी कैटेगरीज आती है? उसमें सब कुछ कंसिडर होता है या कोई डिफरेंट होता है? देखो, एक्सप्रेस एंट्री में आपके पास फ्रेंच होनी चाहिए, आपका CLB 7 होना चाहिए, B2 लेवल होना चाहिए। अगर आप पर मॉड्यूल मीट कर रहे हो रिक्वायरमेंट, तो आप टारगेटेड में आ जाते हो। ओके, ठीक है। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सच में 6 महीने में B2 लेवल क्रॉस किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, वाकई कर सकते हैं। ओके। सो अभी कई लोग कंफ्यूजन है कि OINP और LMIA, तो उनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअल में? देखो, कनाडा की इमिग्रेशन बहुत वास्ट है। LMIA वो चीज़ है जो आपको 50 या 200 पॉइंट्स देती है, ठीक है। वो फेडरल के होते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोविंस के नहीं होते। LMIA हमेशा आपको, अगर आपके पास LMIA आपको 50 पॉइंट्स दे रही है या आपको वर्क परमिट दे रही है, या 200 पॉइंट्स की LMIAs भी होती हैं जो बहुत सीनियर लेवल की होती हैं। आप कंपनी में बहुत हाई लेवल पे हो तो आपको वो LMIA मिलती है, तो उससे पॉइंट्स का ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर हाई पोजीशन है? डेफिनेटली। बट वो है कि आप ये सोचो कि आप स्टूडेंट आए हो, आपकी प्रोफाइल +2 या बैचलर्स वाली है और आपके पास साल का एक्सपीरियंस है, आप 200 पॉइंट्स के लिए नॉट एट ऑल। उसकी रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि आप उस लेवल पे होते हो जिस पे 50+ की वेज रेट होती है पर आवर की। तो वो एक हाई लेवल होता है। आप एज अ स्टूडेंट उसको कंसिडर मत करो, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम हमें 200 पॉइंट्स की LMIA हमारा एम्प्लॉयर दे सकता है। कैसे दे सकता है? आप अपना देखो कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आपकी प्रोफाइल वाकई बहुत अच्छी है, आप 200 पे जा सकते हो। अगर आप बैक होम से या यहाँ पे भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पे और लेवल पे जॉब कर रहे हो। OINP क्या है? व्हाट इज PNP? PNP इज प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हर प्रोविंस का अलग होता है। जो ओंटारियो का है वो OINP है, सस्कैचुअन का SINP है, BC का BCPNP है। वैसे ही ये पर्टिकुलर प्रोविंस के प्रोग्राम होते हैं। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है ओंटारियो में, स्किल ट्रेड स्ट्रीम है जिसके पीछे आजकल सारी जनता जा रही है, ठीक है। उसके बाद मास्टर स्ट्रीम है, अगर आपने ओंटारियो में मास्टर्स की है,
ठीक है, और पीएचडी स्ट्रीम भी है, जो कि बच्चे पहले से, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से प्लान करके आए होते हैं कि हमने मास्टर में स्टडी करने जाना है, हमने अपने करियर पाथवे को लेकर जाना है, तो वो मास्टर्स में आए हैं, उन्होंने उस स्ट्रीम में स्टडी भी करी है और पीआर भी कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है। एक जो स्टेम कैटेगरी करके चीज़ है वो ओवाइन या पीएनपी है या वो कोई और चीज़ है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जो एक्सप्रेस एंट्री है, नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री तो चल ही रही है, बट उसके साथ कुछ टारगेटेड एक्सप्रेस एंट्री भी हो गई हैं, जिसमें कि 6 स्ट्रीम है। पहली हेल्थ केयर है, सेकंड स्टेम है विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, थर्ड है ट्रेड, फोर्थ है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ है एग्री एंड सिक्स्थ है फ्रेंच। तो इनके जो ड्रॉज है ना, नॉर्मल ड्रॉ से कम आते हैं, पर स्टेम में इन 6 के 6 में स्टेम का ड्रॉ सबसे ऊपर रहा है, 491 का रहा है। ये नॉर्मल से तो कम है बट कंपैरेटिवली हाई है। तो जैसे वो स्टेम कैटेगरी में कोई कर रहा है तो उसमें जॉब्स की जैसे कोई हाई पोस्ट वाली आती है या फिर नॉर्मल अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ काम कर देखो, मोस्टली इसमें जो है आईटी वाली भी आती हैं, डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें ना बाकी मार्केट से, उससे बेटर ऑक्यूपेशंस आती हैं, क्योंकि व्हाट इज स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, वो हर एक के बस की नहीं है, मेरे बस की भी नहीं है। ये तो है। तो उसमें जैसे कि सपोज करो मैं स्टेम कैटेगरी की कोई जॉब कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने पे आ गया है, तो मुझे उस पर एक्सटेंशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक्सटेंशन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, बट हाँ पीएनपी की अनाउंसमेंट हुई है कि अगर आपकी पीएनपी की एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनने में बहुत डिफरेंस है। अगर आपकी पीएनपी की एप्लीकेशन इन प्रोसेस है तो प्रोविंस आपको सपोर्ट लेटर दे सकता है कि आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हो, बट अभी तक ओंटारियो की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है। कुछ प्रोविंसेस ने अनाउंस कर दिया है, वेबसाइट पे भी उनकी आ गया है, बट ओंटारियो अभी शांत। ओके, जैसे एलएमआईए कोई ले रहा है किसी एम्प्लॉयर से तो वो उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इवन गवर्नमेंट को भी पता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल क्यों नहीं रोकते? देखो, गवर्नमेंट क्या करती है वो तो मैं बता नहीं सकती, और जो भी कुछ भी करे, मैं किसी पे नहीं जाती कभी भी, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। देखो, एक्सप्लॉयटेशन से तो बेटर है कि आप अपने होम कंट्री में रहो, मेरी राय ये है। हाँ, बहुत अच्छा कंट्री है, हम खुद सपोर्ट करते हैं तभी हम इमिग्रेशन में हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या हम सपोर्ट नहीं करते किसी को एलएमआईए के लिए? हम भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक्सप्लॉयटेशन पे आ जाएं। हमारे वही रूल्स बाकियों के लिए हैं जो विद एलएमआईएस वालों के लिए हैं। अब जैसे एलएमआईए पे भी लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं लोगों को कि हम तभी एलएमआईए देंगे, या जो भी करते हैं एम्प्लॉयर्स बैठ के आजकल, तो आपको क्या लगता है अगर वो एक बिजनेस ओन कर लें वो बेटर पीआर का सोल्यूशन है या फिर एलएमआईए? देखो, एलएमआईए एक्चुअली में भी हम उसका पॉजिटिव लेंगे, हम नेगेटिव वे में जाएंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं क्योंकि उनको उनके बिजनेस में हेल्प मिल रही है उन एम्प्लॉयज़ से, दैट्स द रीज़न दे आर सपोर्टिंग। ठीक है, अगर बिजनेस ओन करते हैं तो 98% स्ट्रीम्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। बिजनेस ओनर्स जो हैं वो पीएनपी स्ट्रीम्स में जा सकते हैं अगर उनके पास एक्सपीरियंस है बिजनेस का, और वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, वो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं। बट हर बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड बन के पीआर इजीली नहीं ले सकता, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। कोई एग्जांपल इसके रिलेटेड जो आपको किसी ने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ कभी देखो, ऐसा है कि अब अगर हम सोचें कि कोई बैक होम से 10 साल से एक बिजनेस में है और वो यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उनके लिए पीआर पाथवेज होते हैं। हमने कुछ टाइम पहले एक केस किया था जिनका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था सेम बिजनेस में। उन्होंने यहाँ पे एक पीएनपी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा, हमने उनका केस स्टार्ट किया और उनको फाइनली पहले वर्क परमिट मिला, प्रोविंस की तरफ से अप्रूवल मिली, वर्क परमिट मिला, और बाद में जब उनका बिजनेस 1 साल से ऊपर हो गया तब हमारी पीआर एप्लीकेशन भी कंटिन्यू हुई और हमने पीआर लगाई। सो दैट इज अ ऑप्शन। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे आ जाओ, ट्रक ड्राइवर बन जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, कॉर्पोरेशन पे चल जाए और हमारी पीआर हो जाए, वो नहीं। कॉमन लॉ पार्टनर के ऊपर, राइट? जैसे कि शादी तो हमें पता है कि इंडिया में ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो उसमें अगर हमने पीआर लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखो, कॉमन लॉ एक प्रोग्राम है जो कन्वीनियंस के लिए बना हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से लेकर जाते हो ना, वो एक्चुअल रिलेशन में हो और किसी रीज़न की वजह से शादी नहीं कर पाते तो वो सही है। अगर आप दोस्त के साथ रहते हो, दोस्त पीआर है और हम सोच लें कि हम भी उसमें पीआर करवा लें, सिर्फ ऐसे केसेस रोज़ आते हैं कि हाँ डील कर लेते हैं, चलो पीआर करवा देते हैं, क्योंकि इकट्ठे तो रह रहे हैं, एड्रेस तो सेम ही है। एड्रेस साथ होने से क्या आप
कनाडा का कॉमन इन लॉ में और स्पाउसल में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये हुआ कि आपको 1 साल साथ रहना पड़ता है और आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट का ही डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कॉमन इन लॉ में हो, क्योंकि आप साथ रहते आ रहे हो, आप रिलेशनशिप, एक्चुअल रिलेशनशिप में हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ और कॉमन इन लॉ पार्टनर्स, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। बट आप उस चीज़ का नाजायज फ़ायदा उठाओ, वो गलत है। उसकी वजह से वो भी टारगेट्स पे आ जाते हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। अब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कॉमन इन लॉ के जो हम लगाते भी हैं और अप्रूव भी होते हैं, जो कि कॉमन इन लॉ को यूज़ नहीं करते। उनके पीछे बैकग्राउंड वो कहते हैं कि हमारे तो तलवारें चल जाएंगी, हमने शादी कर ली, हमारा इंटरकास्ट है। तो वो एक जेन्युइन है और हम मेंशन भी करते हैं कि आप अगर इनकी कल्चर देखोगे ना तो वो नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन दे आर इन कॉमन इन लॉ। कोई इसके बारे में इंसिडेंट हुआ हो जो आप? बिल्कुल हुआ है, मैंने पीआर करवाई हुई है। तो बताइए उसके बारे में। देखो, उनका इतना ज्यादा कल्चर डिफरेंस था, दोनों ही फैमिलीज ऐसी थी कि जो बात बाद में करती हैं तलवारें पहले निकालती हैं, तो वो शादी कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। हमने उनके एग्जाम्पल्स भी दिए एप्लीकेशन में, दैट इज द रीजन दे कैन नॉट गो फॉर मैरिज। बट उनका रिलेशनशिप वाकई जेन्युइन है, तो उनकी अप्रूवल भी आई। तो ये चीजें मैटर करती हैं, आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, क्योंकि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ना मैरिज एक्सेप्टेबल होती है, कॉमन इन लॉ एक्सेप्टेबल नहीं होता, राइट। तो अगर हम वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि इमिग्रेशन को पता है आज के टाइम में अगर पॉइंट्स बेस्ड में नहीं जा रहे हैं तो स्पाउसल में चल रहे हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर पीआर एप्लीकेशंस किधर जा रही हैं? स्पाउसल में जा रही हैं। फैमिली केसेस बढ़ गए हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन है वो कंपैरेटिवली नीचे आ गई है, क्योंकि स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब फैमिली को तो वो रोक नहीं सकते, तो चलो जी कॉमन इन लॉ बन जाते हैं। ओके, अगर जैसे आप बोल रहे हो एड्रेस सेम होना इज द ओनली सोल्यूशन, और इसके लिए कोई और चीजें भी चाहिए? बच्चे तो यही कहते हैं ना कि तो हमारा तो एड्रेस सेम है। पीछे एक केस आया था मेरे पास, उनका ना वो रिलेशन में थे, एक्चुअली में थे, बट दे कैन नॉट मैरी। तो उनका 8 महीने का एक्सपीरियंस था, 8 महीने का सेम एड्रेस था, बट 4 महीने का नहीं था। उन्होंने वो 4 महीने का जो एड्रेस था सेम बनवाया अपनी एप्लीकेशन के लिए, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप जेन्युइन रिलेशनशिप में हो, एक जना पहले पीआर लगाओ, जब आपको लगे कि आप एलिजिबल हो रहे हो उसके बाद आप दूसरा की लगवा लो। यही जो रीजंस है ना, जो ये गलत तरीके हैं, उसकी वजह से उन सबको भुगतना पड़ रहा है जो बिल्कुल सही तरीके से पीआर होना चाहते हैं। सो जैसे कि पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, कई लोगों को जैसे हमें पता है कि आज 500 का स्कोर आया, राइट, या फिर अगर हम बात करें कि पीएनपी का जैसे कट ऑफ बोलते हैं इतना आया, वो एक्चुअल में चीजें क्या क्या हैं? सपोज करो कि आपका एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर बन रहा है 504 और ड्रॉ आया है 502 का। आई विश की आ जाए, ठीक है। 502 का ड्रॉ आया है तो आपको इनविटेशन आएगा पीआर का। ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, ये आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, ये आपकी लैंग्वेज टेस्ट पे डिपेंड करता है, ये आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। इसके कई फैक्टर्स होते हैं, जॉब ऑफर विच इज़ LMIA और LMIA एग्जाम्प्ट, और एडेप्टेबिलिटी, अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे पीआर या सिटीजन है तो इसके बेस पे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन होती है विच इज़ लाइसेंस होता है। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि किस तरह के लाइसेंस होते हैं। चलो जी इंश्योरेंस का लाइसेंस है, मुझे 50 पॉइंट्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इज ट्रेड लाइसेंस। आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड जिसका आपके पास एक्सपीरियंस है उसका एग्जाम देना पड़ता है। आपको प्रोविंस एक लाइसेंस देती है जिसे COQ बोलते हैं। इन सभी फैक्टर्स पे आपके एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, और जब हम प्रोफाइल बनाते हैं आपके 504 का स्कोर है, आपका 504 का स्कोर है, 502 का ड्रॉ आया है, तो डेफिनेटली आपको इन्विटेशन आएगा एंड वी कैन प्रोसीड विद एक्सप्रेस एंट्री। PNPs में भी होता है। अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्किल ट्रेड का जो ड्रॉ है लास्ट ईयर 250 प्लस का आता था, मिनिमम 250, देयर वाज नो कैप, ठीक है। फिर 350s में जाना शुरू हो गया, बट अब वो विद कैप भी आने लग गया और जो मिनिमम स्कोर है वो भी इंक्रीज हो गया, 400 या 408 आया रिसेंटली। तो वो सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो स्किल ट्रेड वाले सोचते थे चलो 250 का स्कोर है, इंग्लिश आती नहीं, 5 बैंड भी ले लिए, अब हमारी पीआर हो जाएगी। नहीं, सिनेरियो चेंज हो गया है। यू हैव टू वर्क हार्ड।
अभी जैसे कि कई पीएनपी में स्किल्ड स्ट्रीम्स में जैसे ये होता है कि आपको बैंड ज़्यादा लेने नहीं पड़ते, राइट? बैंड स्कोर अगर आपका 5 है 4 है चल रहा है, ठीक है, तो फिर वो पॉइंट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, जो पीएनपीज सपोज करो आप अगर नोवा स्कोशिया में ले लो, किसी पीएनपी की रिक्वायरमेंट ही CLB 4 या CLB 5 है और कोई ड्रॉ सिस्टम नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें, आपका एक्सपीरियंस पूरा करना है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। अगर जो PEI पे ले लो, हर प्रोविंस की अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। CLB 4 CLB 5 जब वो ड्रॉ ही उसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अब स्ट्रिक्टनेस हर जगह हो चुकी है, जितना आपका स्कोर बेटर होगा ना उतनी आपके चांसेस हाई होते जाएंगे, क्योंकि जो ड्रॉ बेस्ड PNPs है ना उनके स्कोर ऊपर जाने शुरू हो गए हैं, रिक्वायरमेंट्स जो बढ़ रही हैं, वो बच्चों को पता लग रहा है बच्चे कितने धक्के खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। कई तो कहते हैं कि हमने आइल्स करनी नहीं, वो ज़माने चले गए, Tier 2 PR वाले ज़माने चले गए, वहाँ पे चाहिए होती थी कम स्कोर। अब आपको मेहनत करनी पड़ती है और फ्रेंच कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब कनाडा ने शो कर दिया हमारा एक लेवल है, आपको वो अचीव करने के लिए ना स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो ही PR लोगे। हाँ जी। ओके, जैसे पहले नॉक-सी ऐसे सिस्टम था, अभी टीयर में कन्वर्ट किया है, वो एक्चुअल में क्या ट्रांसफॉर्म है, लाइक उस क्या चीज़ है? देखो, पहले जो नॉक सिस्टम था ना 4 डिजिट्स का था, अब जो टीयर सिस्टम है वो 5 डिजिट्स का है, ठीक है। जो नॉक थे ना वो पहले थे नॉक कोड 0 ABCD, ठीक है। अब टीयर कोड में आ गए हैं 0 1 2 3 4। जो टीयर नॉक B तक हम कहते हैं ना वो टीयर 3 तक एक्सेप्टेबल है। CD जो है वो चला गया 4 और 5 पे। सो सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, सिर्फ उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, बस नाम चेंज हुआ है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि जैसे किसी ने नॉक भी का एक्सपीरियंस कर लिया, उसको ज़रूरी है करना PR के लिए, या सिर्फ PNP ही ओके अगर वो PNP? नहीं, वो डिपेंड करता है। वैसे तो कुछ टाइम पहले हमारी इमिग्रेशन ने अनाउंस किया कि हम एक नई पॉलिसी लेकर आएंगे Tier 4 और 5 के लिए, विच इज़ नॉक C and D। बट बहुत कुछ अनाउंसमेंट तो इस टाइम बहुत हुई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बहुत जगह वेट चल रहा है। बच्चे कहते हैं मैम अब तो हमारी PR हो जाएगी, क्योंकि Tier 4 और 5 के लिए कुछ आ गया। आया क्या है अभी तक हम भी वेटिंग में ही है, अपडेट ही नहीं है कोई। तो जैसे कई बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। बच्चे अपनी जगह सही भी हैं, बच्चे अपनी जगह गलत भी हैं, तो इसलिए उनके साथ हुई तो नाइंसाफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई ये सोच के तो आता नहीं है कि यहाँ से स्टडी करके वापस जाएंगे। डेफिनेटली थोड़े दिन पहले एक लड़की के साथ उनके मदर आए थे मेरे पास, वो कहते कि वर्क परमिट देते क्यों हैं फिर, और अगर वर्क परमिट के बाद PR का ऑप्शन ही क्यों है फिर? हमारे बच्चों ने क्या कसूर किया है? क्योंकि उनका लड़की का कहना था, आंटी बोलूँगी, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, मेडिकल का स्टूडेंट था। अब मेरे पास आंसर नहीं था उनको करने के लिए, क्योंकि वो +2 वाला स्टूडेंट है, जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। बैंड्स उसके 8777 वो कहते इजीली ले जाएगा, बट एम्प्लॉयर सपोर्ट क्यों? ये तो है। अब मेरे पास, मैं उनको क्या, वो मेरे से बड़े बेटे, मैं उनको क्यों आंसर करूँ, क्योंकि पॉलिसीज मैंने नहीं बनाई। बट वो वाकई टचिंग था और वो सच्ची में बहुत एग्रेसिव थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने अपने बच्चे क्यों भेजे हैं, हमने इतना पैसा लगाया है। एक तरह से वो जितना पैसा लगा रहे हैं ना, वो बच्चे के करियर इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं बन रहा तो डेफिनेटली वो एग्रेशन सही था, वो सही है अपनी जगह। तो जैसे कई लोग LMIA पे कन्वर्ट कर रहे हैं एट द एंड पॉइंट पे आके, जैसे मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो मैं LMIA कन्वर्ट कर रही हूँ। जो ये आया था कि 6 महीने का कुछ टाइम पीरियड चेंज किया था, वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही थी? हाँ, वो LMIA का जो टाइम पीरियड है ना, जो पहले वैलिडिटी 1.5 ईयर होती थी, वो 1 ईयर। वैसे अभी तक जो जितनी LMIA मैंने देखी है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी वाली नहीं देखी। वो सिर्फ उन्होंने बोला है, लेकिन सारी LMIA जो अभी तक अप्रूव होके आ रही है 1 ईयर के लिए आ रही हैं। वो बस लोगों को रोकने के लिए गवर्नमेंट जाने गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। अगर सपोज करो कोई बच्चा इंडिया से आ रहा है, हम सबको बोल रहे हैं कि जनरल लेबर खत्म है, जनरल लेबर खत्म है, आपको कोई स्किल वाली चीज़ करके आनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि वो किस में परस्यू करें? देखो, जो बैक होम से आना चाहते हैं ना, वो उन चीज़ों में अपना करियर बनाएं जो कि कनाडा में एक्चुअल इन डिमांड में है। अब जैसे कि गाइड किया जा रहा है PSW, अगर वो एक्चुअली में हेल्थ केयर में है ना, तो उन्हें यहाँ पे आके भी वैल्यू मिलेगी, राइट? क्योंकि उन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है। अगर वो हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स हैं, ना कि PNP, एक्सप्रेस एंट्री भी उनको ऑप्शंस देती हैं।
कई प्रोफाइल्स ऐसी हैं जिनकी मैंने बैक होम से डायरेक्ट पीआर लगाई है, क्योंकि वो हेल्थ केयर में है और उनका स्कोर भी अच्छा है। अगर कोई बंदा इंडिया से पीआर लगा रहा है, चाहे पीएसडब्ल्यू में चाहे कोई और जॉब में है, तो उनका इंडिया का कितना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए जो उनके लिए? मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का रिक्वायर्ड होता है, बट 3 ईयर से उनके पॉइंट्स काफी शूट अप करते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतने पॉइंट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कोई और सजेशन जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप कहना चाहते हो? देखो, जो जिन्होंने यहाँ पे आना है ना, तो वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेकर आए। बैचलर्स तो करें ही करें, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। बाकी देखो, बच्चों की अपनी मर्जी है, उनको तो +2 फिनिश करके कनाडा पहुंचना है, क्योंकि जैसे कि वहाँ की सोच डॉलर्स हैं पेड़ पे हमें उतारने हैं, वो ऐसा है नहीं। एक्चुअल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। तो बेटर होगा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लो और बैचलर्स भी करो। उसके बाद आप, अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपका लैंग्वेज स्कोर अच्छा है, आप स्टडी में अच्छे हो, तो आपके वीज़ा को नहीं रोक सकता कोई। मेरे पिछले काम पे एक मेरे कोवर्कर थे, तो उनका मास्टर्स डिग्री भी करी हुई थी, राइट? लेकिन स्टिल वो पीआर पे स्टक हुए हैं। मास्टर्स अफेक्ट कर रही है? देखो, ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स की हुई थी, उसके बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पे ले लिया, बैक होम कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्कोर 6.5 से ऊपर नहीं जा रहा। सिर्फ मास्टर्स करने से तो पीआर नहीं होती ना। फैक्टर 1 नहीं है, फैक्टर 6-7 हैं जिस पे की पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आप एक फैक्टर में अच्छे हो, बाकी फैक्टर्स आपके डाउन है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर नहीं बनेगा। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, एज का आप नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं होता। लैंग्वेज पे मेहनत करना। मेरे पास एक क्लाइंट है, बैचलर्स वाली थी, जब वो मेरे पास आई थी ना आज से 1.5 साल पहले, तो उसका स्कोर 5.56 से ऊपर नहीं जाता था। और मेरे ख्याल से मैं 20 बार उसकी आइल्स अपडेट कर चुकी। इसका मतलब उसने 20 बार आइल्स की है ना। आज के टाइम में उसकी पीआर लग गई है, क्योंकि वो 8777 भी क्रॉस कर चुकी है, प्लस उसने एक्सपीरियंस भी और गेन कर लिया है, मेहनत की है, तब भी वो आज इस स्टेज पे आई है ना। बच्चे कहते हैं हम कर ही नहीं सकते जी, वो तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो अगर कोई जैसे मास्टर्स करके आ रहा है, तो उसके कौन से फैक्टर्स उनको, मतलब उनका ध्यान रखना चाहिए पीआर के लिए? देखो, मास्टर्स करके आ रहे हैं, प्लस आपके पास बैक होम एक्सपीरियंस भी है, प्लस आप लैंग्वेज टेस्ट में भी अच्छे हो, तो और आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो आप इजीली पीआर ले भी सकते। जैसे भी कई स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनको पता नहीं कि हमने करना क्या है, उनको असाइलम लगा ले या रिफ्यूजी लगा ले, ठीक है, तो उसका क्या टेक है कि उनको ये चीज़ सेट है या कुछ गलत कर रहे हैं वो अपने लिए? देखो, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्हीं को ही पता है। स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आके स्टडी पे आए, आते ही रिफ्यूजी लगा दिया। गॉड फॉरबिड, अगर रिफ्यूजी रिफ्यूज़ हो गया तो क्या ऑप्शन है? ठीक है, मेरे पास थोड़े दिन पहले एक कंसल्टेशन आई थी, लड़की कहती कि मेरे ब्रदर का ना रिफ्यूजी रिफ्यूज़ हो गया। मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैंने हालांकि कुछ गाइड नहीं किया, मैंने कंसल्टेशन भी प्रोसीड नहीं करी। कहती मेरा ब्रदर अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है और लड़की ने $75,000 लिए हैं। ये कहाँ तक सही है? मुझे तो खुद नहीं समझ आता ये कहाँ तक सही है। मतलब रिफ्यूजी के बाद एक कोई ऑप्शन आपके पास ज़्यादा बचता नहीं है स्पॉन्सरशिप के अलावा, ठीक है। अगर आपका रिफ्यूजी रिफ्यूज़ हो गया तो आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। रिफ्यूजी वो बॉर्डर है, तो डिसीजन लेने से पहले एक बार थोड़ा सा तो सोच लो कि हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो हम रिफ्यूजी लगा दें। रिफ्यूजी तब ऑप्शन है, बेसिकली कैनेडियन इमिग्रेशन ने इसलिए बनाया है ताकि आप अपने थ्रेट से बच सको, आप अपनी लाइफ को बचा सको, आप उसका मिसयूज़ कर सको। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, क्योंकि हमारे मोस्टली क्लाइंट्स इंडिया के हैं। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि अगर आपको नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है तो आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आपको साउथ इंडिया में प्रॉब्लम है आप ईस्ट साइड चले जाओ। बट आप सारी जगह तो आपको एक ही बंदे से या एक ही कम्युनिटी से प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना। तो इसलिए कंपैरेटिवली इंडिया वालों के लिए रिफ्यूजी नहीं है, ये उनके लिए है जो कि एक्चुअली में जिनकी जान को रिस्क है, जो सफ़र कर रहे हैं। हाँ। आप रीजंस क्या होते हैं रिफ्यूजी डिक्लाइन होने के या रिजेक्ट करने के? उनका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका पर्टिकुलर जो रीज़न है जो आपने मेंशन किया अपने एप्लीकेशन में, जिस चीज़ से आपको रिस्क है वही जेन्युइन नहीं है, या आप अपनी जगह चेंज कर सकते हो। हाँ, अब आप ये देखो, थोड़े दिन पहले एक क्लाइंट आया, रिफ्यूजी लगा हुआ था, फादर की तबीयत ख़राब है, बैक होम एमरजेंसी है, वो ना जा सकता है ना वो यहाँ रह सकता है, चला गया तो रिफ्यूजी कैंसिल। ठीक है,
क्योंकि फादर की कंडीशन ऐसी है। ये चीज़ एक के साथ नहीं होती, ये बहुतों के साथ होती है। वो यहाँ बैठ के वो चीज़ फील करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली से बड़ा भी कोई भी नहीं है। हमारी कम्युनिटी के लिए तो नहीं है एटलीस्ट। हम वैसे तो हम बोलते हैं कि हर गाड़ी पे बापू बेबे, ठीक है, लेकिन एक पीआर स्टेटस के लिए सब कुछ पीछे। जब उनको आपकी ज़रूरत है, आप अपने स्टेटस के लिए बैठे हो यहाँ पे। मैं सभी के लिए ये बात नहीं बोल रही, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं। आजकल के टाइम पे बच्चे स्टडी करने के लिए कनाडा आते हैं, स्टडी परमिट लेते हैं, लेकिन वो यूएस चले जाते हैं डोंकी लगा के। तो उसका क्या, उनका सही कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखो वही है ना, सारे बच्चे पढ़ने तो आते नहीं है। अब जब देखा कि यहाँ पे उनका प्लान क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट्स क्या सेल करते हैं, स्टडी वीज़ा लगा देंगे, बस वीज़ा के बाद पैसे लेंगे। वो जो वीज़ा के बाद पैसे लेने वाला सीन है ना, उसमें से 70-80% यहाँ पे स्टडी तो करने नहीं आते, वो प्रॉपर जेन्युइन स्टेटस लेने के लिए नहीं आते। अब जब देखा कि कनाडा में इस टाइम जॉब्स नहीं है, क्योंकि कैश जॉब्स पहले बड़ी चलती होती थी, जो आज के टाइम में सफा जट हो गई है, ठीक है, अब वो उनके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा। चलो जी, अब यूएस का बॉर्डर टाप लेते हैं, आजकल के बच्चों की वर्डिंग्स, ठीक है, कि क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ पे रिफ्यूजी लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे रिफ्यूजी कनाडा से कंपैरेटिवली लीनियंट है। आई गेस, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूएस इमिग्रेशन की, बट वहाँ पे रिफ्यूजी का जो सक्सेस रेट है कनाडा से बेटर है। तो वहाँ पे जाके रिफ्यूजी लगाते हैं, वो वहाँ पे जॉब्स भी मिल जाती हैं, कैश जॉब्स भी मिल जाती हैं, वट एवर। तो ये जब यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा ना, तो चलो जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो ये डोंकी का सिस्टम आ रहा है, लोग इंडिया से भी आते हैं, बट बहुत स्कैरी है टू बी ऑनेस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी स्कैरी। क्योंकि वो मूवी देखी थी ना, उसके बाद तो मुझे भी ऐसे लगा था कि हम इमिग्रेशन में क्यों हैं। ये एक रियलिटी है, इट्स नॉट फॉर दिस वीडियो, कि जब मैंने ये मूवी देखी थी ना, तो मुझे ये गिल्ट फील हो रहा था कि हम इमिग्रेशन में क्यों हैं, क्योंकि लोगों के क्या हालात हैं वहाँ पे, जो कि एक्चुअली में बहुत गलत है। इससे तो बेटर है कि अपने होम कंट्री में रहो। कितना उनको सफ़र करना पड़ता है, कितना सफ़र, फैमिलीज खत्म हो जाती हैं, बच्चे छूट जाते हैं, कई कई दिन भूखे रहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आज हमारी इस कंसल्टेशन के बाद एरा, कुछ आप कहना चाहते हो सबके लिए? देखो, आई नो इमिग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं यही बोलूँगी कि अपना वे सही रखो। ऐसे रिस्क मत लो अपनी लाइफ में जो आपका करियर, आपके फ्यूचर सब कुछ स्पॉइल कर दे। इट्स बेटर टू बी ऑन सेफर साइड। अपना मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का एक्चुअली में कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट चाहिए जो आपके ब्लेसिंग की तरह काम आए, तो हम रेकमेंड करेंगे एरा जुनेजा को। आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं एक एक्चुअल पाथवे को फॉलो करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच।